प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि समर काम पर लग गया हुआ है। वह सुबह उठता है और वह अपने काम में चला जाता है। वह रेल से दफ्तर जाता था। दफ्तर वही प्रेस में जहाँ उसे प्रूफ रीडिंग करना पड़ता था। एक स्टेशन उसके घर के पास था और दूसरा दफ्तर के पास। तो यह आसान हो गया उसके लिए कि एक स्टेशन उसके घर के पास था जहाँ से वह रेलगाड़ी में चढ़ता था और दूसरा स्टेशन दफ्तर के पास था जहाँ वह उतर जाता था। 5 मिनट में ट्रेन वहाँ पहुँच जाती थी। 5 मिनट में ट्रेन वहाँ पहुँच जाती थी। गाड़ी के रुकते ही वह रेल की टूटी तारों वाली बार से फुर्ती से बाहर हो जाता था और शान से सड़क पर चलने लगता जैसे उसने टिकट ले रखा हो। वह बिना टिकट ही ट्रेन में बैठ करके चला जाता। 5 मिनट लगता था। वह वहाँ उतर जाता और स्टेशन से बाहर ना निकल करके जिधर से तार से घेरा हुआ होता है ना, उधर से वह फुर्ती से मतलब जल्दी से निकल जाता और सड़क पर निकलने के बाद वह फिर नॉर्मल स्पीड में चलने लगता, नॉर्मल आदमी की तरह, जैसे उसने कोई चोरी ही नहीं की है। पहले 2 दिन उसे टीटी का डर लगा। पहले 2 दिन तक तो उसे डर रहता था कि कहीं टीटी ना आ जाए, लेकिन धीरे धीरे उसके मन से डर निकल गया। रेल के सफ़र में उसे आनंद आ रहा था। काम शुरू में रोचक लगा पर बाद में उबने लगा। अब रेल से सफ़र करना उसे अच्छा लगता था। काम शुरू में उसे रोचक का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। रोचक का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। शुरू में उसे ये काम इंटरेस्टिंग लगा। पर बाद में मन उबने लगा। मन उबने लगा मतलब वह फेड अप होने लगा। पहले कुछ दिन जोश में बहुत सारे पन्नों के प्रूफ पढ़ डाले कि प्रेस वाले चकित हो गए। पहले कुछ दिन में तो वो जोश में 4 दिन का काम 1 दिन में ही, 2 दिन का काम 1 दिन में, 2 घंटे का काम 10 मिनट में कर दिया, जिसके कारण प्रेस वाले लोग भी चकित होने लगे, सरप्राइज होने लगे कि आखिर इतना वह कर कैसे देता है इतनी जल्दी। मैनेजर ने बाद में सारे पन्ने लौटा दिए क्योंकि उनमें बहुत सारी गलतियां भरी थी। अब जोश में तो इसने बहुत सारे काम कर दिए, काम करके मैनेजर के पास भेज दिए, लेकिन मैनेजर ने उन सारे कामों को वापस कर दिया यह कह करके कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको फिर से देखो, फिर से ठीक करो। एक एक अक्षर कॉपी से मिला मिलाकर जांचने के बाद उसका सिर गीली मिट्टी के लोंदे जैसा हो जाता था। अब वह एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को मिलाता था। अब इतना सारा काम करने के कारण उसका दिमाग काफ़ी थक जाता था। साथ में मशीनों की खटखट। अब वहाँ मशीनें चलती थी, मशीनों की आवाज़ आती थी, ऊंचे गले से दिए गए निर्देश। और कुछ लोग किसी को जब निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, ये लिख देता हूँ, निर्देश निर्देश का मतलब हुआ इंस्ट्रक्शन। तो वहाँ लोग जब इंस्ट्रक्शन देते थे किसी को तो बड़ी ऊंची आवाज़ में, जिसके कारण भी कान खराब हो जाता था। कान में ऊंची आवाज़ जाती थी, जिसके कारण मन उब जाता था। मैनेजर का आकर खड़ा होना,
जब ये काम करता रहता था तो मैनेजर आकर सामने खड़ा हो जाता था। ये सब बड़ा उबाऊ लगता था, जिसके कारण वह ऊब जाता था, फेड अप हो जाता था। वह जाते जाते कह जाता कि बड़े धीरे प्रूफ देख रहे हो। और मैनेजर आकर वहाँ कुछ देर खड़ा होता और खड़ा होकर जब लौटने लगता तो ये कहता कि तुम बहुत स्लो काम कर रहे हो, मशीन खाली खाली पड़ी है। जब यहाँ से प्रूफ रीडिंग करके दोगे तब तो वहाँ मशीन पर काम होगा, और मशीन खाली पड़ी हुई है। जब तक तुम यहाँ से भेजोगे नहीं तब तक मशीन वहाँ काम में लगेगी नहीं। ज़रा ध्यान से देखिए और कई बार देखिए। ये सब मैनेजर आकर इंस्ट्रक्शन देता था समर को कि काम को ज़रा ध्यान से देखो और थोड़ा कई बार देखना कि कोई गलती ना रह जाए। यह कार्य तो झाड़ू लगाने जैसा है। मैनेजर कहता कि ये प्रूफ रीडर का काम जो है वो झाड़ू लगाने जैसा है। जैसे एक बार झाड़ू लगा देते हैं घर साफ हो जाता है, फिर झाड़ू लगाएंगे, फिर कुछ ना कुछ गंदगी निकल जाएगी, फिर झाड़ू लगाएंगे, कुछ ना कुछ गंदगी निकल जाएगी। इसलिए इसको कहा गया है कि यह काम प्रूफ रीडर का काम, प्रूफ रीडिंग का काम झाड़ू लगाने जैसा है। जितनी बार झाड़ू लगाओगे उतनी बार ही गंदगी निकलेगी। कहने का मतलब कि जितनी बार तुम पढ़ोगे उतनी बार कोई ना कोई गलती निकलेगी, जितनी बार देखोगे गलती निकल ही आएगी। यह मैंने बता दिया। वहाँ कार्य करने वाले लोग इतने दिलचस्प थे कि उसका मन लग गया। वहाँ मतलब प्रेस में काम करने वाले लोग इतने दिलचस्प थे। यहाँ दिलचस्प का मतलब भी होता है इंटरेस्टिंग। दिलचस्प का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। तो वहाँ काम करने वाले लोग भी इतने दिलचस्प थे कि समर का मन लग गया। वे काम करते करते इधर उधर की बातें सुनाया करते थे जिससे मन लग जाता था। काम करते करते इधर उधर की बातें भी करते थे, गपशप भी करते थे, जिसके कारण मन लग जाता था। 12 बजे कड़कती धूप में आने पर समर पसीने से तरबतर हो जाता और भूख से चक्कर आने लगता। वह 12 बजे धूप में लौटता था। बड़ी कड़ी धूप होती थी, गर्मी का महीना था, जिसके कारण उसका शरीर पसीना से भीग जाता था और साथ में भूख लगी होने के कारण उसे चक्कर भी आने लगता था। पहले 2 गिलास पानी पीता, फिर खाना ऊपर कमरे में मंगा कर खा लेता। आता तो पहले 2 गिलास पानी पीता, फिर खाना ऊपर अपने कमरे में मंगा कर खा लेता। प्रभा भी तब तक भूखी बैठी रहती। प्रभा तब तक खाना नहीं खाती थी, वह भी भूखी बैठी रहती थी। वह खाना ऊपर ले आती और दोनों मजाक तथा प्रेमपूर्ण लड़ाई में व्यस्त रहते। वह खाना ऊपर ले आती और दोनों साथ ही खाते और लड़ाई प्रेमपूर्ण लड़ाई में व्यस्त रहते। कहने का मतलब कि प्रेम और प्यार भरी बातें दोनों करते और एक दोनों की खिंचाई भी करते। पहले ही समर ने प्रभा से कहा था कि वह समय से खाना खा लिया करे। समर ने प्रभा से कहा था कि मेरे आने की प्रतीक्षा मत करना, तुम समय से खाना खा लेना। उसके लिए इतनी देर भूखी बैठी न रहा करे। समर ने कहा कि मेरे लिए इतनी देर तक भूखी बैठी मत रहना, तुम समय पर अपना खाना खा लेना। लेकिन प्रभा ने मुंह बनाकर कहा, क्या कहा? यहाँ खाने के लिए किसी की राह नहीं देखते। उसने कहा कि मैं खाने के लिए आपकी प्रतीक्षा नहीं करती। उसने समर से कहा कि उसे घर के काम से छुट्टी ही नहीं मिलती है कि वह खाना खाए। समर को लगा कि शायद प्रभा उसके आने की प्रतीक्षा में ही खाना नहीं खाती है, वह आएगा तब वह खाएगी, ऐसी बात नहीं है। प्रभा ने कहा कि घर के काम से उसे फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए वह खाना नहीं खा पाती है समय पर। समर ने उसे अपने साथ
समर ने उसे अपने साथ खाना खिलाना चाहा। समर उसे अपने साथ खाना खिलाना चाहता था कि वो अपने साथ ही उसी थाली में खिलाए, पर प्रभा ने कहा, हाय, तुम मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे। यदि माँ पिताजी को यह पता चल गया कि समर और प्रभा साथ में खाते हैं एक ही थाली में, तो वे लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोई देखे तो घर से बाहर ही निकाल दे। यदि कोई देख लिया कि हम दोनों एक साथ खा रहे हैं तो हमें घर से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ साथ खाना खा रहे हैं। समर ने उसे डांट कर साथ खाना खिलाया और भविष्य के सपनों में खो गया। लेकिन समर ने प्रभा को डांट कर अपने साथ खाना खिलाया और फिर ये दोनों भविष्य के सपने में खो गए। प्रभा भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी और कमरे का दरवाजा बंद करके उसने शर्माते शर्माते समर के साथ खाना खाने का सुख लिया। तो प्रभा ने क्या किया कि दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करके शर्माते शर्माते वह समर के साथ खाना खाने का आनंद लिया। रिजल्ट आया, समर सेकेंड डिवीजन से पास हो गया था, लेकिन अमर फेल हो गया था। अमर ने क्लास 10 का एग्जाम दिया था और समर ने 12 का एग्जाम दिया था। तो समर सेकेंड डिवीजन से पास हो गया और अमर फेल हो गया। अमर एक और बैठा पक रहा था, फेल हो गया था इसलिए रो रहा था। पूरा घर दुखी था, इसलिए दुखी था क्योंकि अमर फेल हो गया था। अब एक साल उसे और पढ़ना होगा, अब फिर एक साल पढ़ेगा। एक साल बर्बाद गया। बाबूजी दोनों पर क्रोधित हुए, समर पर भी क्रोधित हुए और अमर पर भी क्रोधित हुए। समर पर इसलिए क्रोधित हुए क्योंकि वह फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं होकर सेकेंड डिवीजन से पास हुआ था और अमर पास न होकर फेल हो गया था। इसलिए ये दोनों पर गुस्सा थे। उनको आशा थी कि समर फर्स्ट डिवीजन से पास होगा और अमर पास होगा, लेकिन समर सेकेंड डिवीजन और अमर फेल। भाई साहब भी दुखी थे। प्रभा ने बताया कि वैसे तो भाभी अमर के फेल होने पर बड़ा दुख प्रकट कर रही थी तथा उन्हें सांत्वना दे रही थी, लेकिन भाई साहब से कह रही थी, अच्छा अंधेर है इस घर में, एक तो दिन रात हड्डे फेल कर इन मुस्तंडों को पालो पढ़ाओ और इनको इतना तक ख्याल नहीं है कि अगले के भी तो बाल बच्चे हैं। अब इधर भाभी क्या कर रही थी, अमर को समझा रही थी, उसे कंसोल कर रही थी, सांत्वना दे रही थी, लेकिन भाई साहब से कह रही थी कि इस घर में अंधेर है। हम लोग हड्डे फेल कर मतलब मेहनत करके, ये भी एक मुहावरा है। देखिए यहाँ ये मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका मतलब ये है हड्डे पेलना। इसका मतलब है टू वर्क हार्ड, है ना, काफी मेहनत करके इन मुस्तंडों को पालो पढ़ाओ लिखाओ। और इन लोगों को ख्याल नहीं है, कहने का मतलब कि समर को ख्याल नहीं है कि धीरज अर्थात उसके बड़े भाई इतनी मेहनत करके कमाते हैं और इन लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं, पढ़ाई लिखाई के खर्च देते हैं, और ये लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि आखिर धीरज को भी तो अपनी ज़िंदगी है, अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं, उन लोगों की भी देख रेख करनी पड़ेगी। घर वालों के विरोध के बाद भी समर ने दिवाकर के साथ कॉलेज में प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया। घर वाले विरोध करते रहे, लेकिन समर ने दिवाकर के साथ ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 3 दिन
कि मेहनत के बाद समर का एडमिशन हो गया। 3 दिन उसने कॉलेज में दौड़ लगाई। दौड़ लगाने का मतलब ये नहीं है कि उसने 100 मीटर का रेस लगाया। दौड़ लगाने का मतलब ये है कि बार बार आना जाना, जाकर अप्लाई करना, इंटरव्यू देना, काउंसलिंग फेस करना, ये सब करने के बाद उसका एडमिशन हो गया। वह भी पुराना विद्यार्थी होने के कारण उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला था, लेकिन वह उसी कॉलेज में 12th किया था, जिसके कारण उसे एडमिशन मिल गया, नहीं तो मिलता भी नहीं। दाखिले में बड़ी परेशानी हुई। दाखिले मतलब एडमिशन, दाखिला मतलब एडमिशन में काफ़ी परेशानी हुई। अब प्रभा की असली मुसीबत आई। अब प्रभा की असली मुसीबत क्या आई वो देखिए। क्योंकि समर सुबह में नौकरी करने जाएगा, 5 बजे जाना है, और नौकरी जैसे ही वह पूरी करके अर्थात ड्यूटी समाप्त करेगा, वहाँ से उसे कॉलेज चला जाना है। तो समर को आकर खाना खाने का मौका नहीं मिलेगा, तो जिसके कारण उसे क्या करना पड़ेगा। प्रभा को सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे तो उसको वहाँ ड्यूटी पहुँचना है, 4:30 के आसपास घर से निकलना है। तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देना, फिर दोपहर का खाना बना देना, वो दोनों बांध देना, ताकि वह वहाँ ड्यूटी से छूटे तो सीधा कॉलेज जा सके। 11 बजे प्रेस से छूटने पर समर सीधा कॉलेज जाता। 11 बजे ड्यूटी से छूटने के बाद समर सीधा कॉलेज जाता, और 3 बजे वापस लौटता। अभी एमटी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी, वरना 4 साढ़े 4 बज जाते। कहने का मतलब कि उस कॉलेज में 3 बजे तक कॉलेज चलता, पढ़ाई करता, उसके बाद मिलिट्री के ट्रेनिंग में जाता। तो 3 बजे तक कॉलेज, उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग, तो वो भी 4 साढ़े 4 बज जाता। तो कुल मिलाकर के सुबह में 4:30 के आसपास घर से निकलना, और शाम को 4:30 बजे घर पहुंचना। अब इस बीच में खाने की व्यवस्था, तो प्रभा के लिए यही मुसीबत आई कि अब उसे 3 साढ़े 3 में उठना पड़ेगा, और समर के लिए ब्रेकफास्ट खाना सब बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए वह चिंतित है। घर से निकलकर बड़ी मुश्किल से रात को 7:30 या 8 बजे तक ही घर पहुंचना संभव होगा। अब ये समर के लिए है। अब घर से यदि वह एक बार निकल जाए तो शाम को 7:30-8 बजे तक घर आएगा। मिलिट्री ट्रेनिंग में न जाने पर 8 आने फाइन था, और ये भी है कि वह यदि मिलिट्री ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा, एब्सेंट मारेगा, तो 8 आना पर डे फाइन लगेगा। खाने की समस्या थी। प्रभा 3 बजे उठकर कुछ बना देती थी, 3 बजे उठ जाती थी, समर के लिए कुछ बना देती थी। समर को प्रभा का इस तरह काम में जूते रहना अच्छा नहीं लगता था, पर प्रभा खुश थी। अब प्रभा इस तरह से 3 बजे से उठ कर के काम में लग जाती थी, जो समर को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रभा खुश थी। इसलिए खुश थी कि कम से कम घर में शांति थी। उसके पति को नौकरी मिल गई थी। उसका पति अब उसके साथ हमदर्दी रखता था, उससे बातचीत करता था। वह उसे ताज़ा खाना बना देती। वह कहती कि गरम गरम खाने से स्मार्ट लगोगे। वह कहती कि गरम खाना खाओगे तो स्मार्ट लगोगे। उसने यह भी बताया कि अम्मा ने कहा कि यदि खाना ले जाना है तो ढंग से 4 पराठे सेक कर रख दिया करूँ। यदि कोई मित्र साथ खाने बैठ जाए या देखे तो सादी रोटी अच्छी नहीं लगेगी। अब माँ ने भी कहा था कि जब उसे खाना लेकर जाना है
तो ढंग के 4 पराठे बना करके रख देना, क्योंकि जब वह खाना निकाल कर खाना शुरू करेगा और वहाँ साथ में कोई और दोस्त भी अपना खाना निकाल कर खाएगा तो देख करके ये न कहे कि अरे ये कैसा खाना खाता है। समर समझ गया कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 10-11 को तनख्वाह जो मिलने वाली है। समर समझ गया कि माता पिता का उसके प्रति इतना जो प्यार है वह क्यों छलक रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि 10 या 11 तारीख को उसे तनख्वाह मिलेगी और वह तनख्वाह लाकर वह सीधे माता पिता के हाथ में दे देगा, इसलिए माता पिता के इतने प्यार छलक रहे हैं। उसके उत्तर में प्रभा ने कहा, अम्मा दांत किटकिटाकर कहेंगी, खसम की कमाई का हिसाब दे रही है। खसम मतलब पति। यहाँ इसको लिख देता हूँ, ये शब्द फारसी के शब्द हैं। तो अम्मा दांत किटकिटाकर कहेंगी प्रभा से कि अपने पति की कमाई का हिसाब दे रही है। समर ने परेशान होकर कहा कि जी में आता है कि इस सब चक्कर को छोड़कर 60-70 रुपए की क्लर्की कर ली जाए, शांति से जिया जाए। समर परेशान हो जाता क्योंकि काम का बोझ था, उधर कॉलेज जाना, मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना, ये सबसे परेशान, जिसके कारण वो सोचता कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी जाए, इस नौकरी को भी छोड़ दी जाए, प्रेस की नौकरी को, और एक किसी खास क्लर्क की नौकरी कर ले, 60-70 रुपए तनख्वाह मिलेगी और शांति की जिंदगी हम लोग जिएंगे। पर प्रभा का कहना था कि बात पैसों की नहीं है, उनके सपनों की है। प्रभा कहते थे कि बात पैसे की नहीं है, कम हो या ज्यादा उसकी बात नहीं है, बात है सपनों की। अर्थात जो हमने अपने जीवन में एम रखा है, जो लक्ष्य बना करके रखा है, जो हमारा एम्बिशन है, उसको पूरा करने की है। प्रभा ने समझाया कि यह छोटी सी मुसीबत है, दूर हो जाएंगी, पर सपनों का सुख भी तो वे ही उठाएंगे। प्रभा ने समझाया कि ये छोटी सी मुसीबत है, मुसीबत आती है जाती है, चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और फिर जब हमारे सपने पूरे होंगे तो उन सपनों का आनंद भी तो हम ही उठाएंगे। कोई समर का साथ दे या ना दे, पर प्रभा तो उसके साथ है ही। उसने कहा कि आपको कोई साथ दे ना दे, लेकिन मैं आपको हमेशा साथ दूंगी। प्रभा के इस कथन से समर को बल मिला। बल मिला मतलब उसे थोड़ी सी हिम्मत आई कि और कोई साथ दे न दे, लेकिन कम से कम उसकी पत्नी प्रभा तो उसे साथ देगी। और उसके धैर्य के विषय में विस्मय करते हुए उसने पूछा कि क्या इतनी मुसीबतें सहते हुए उसके मन में कभी पराजय की भावना नहीं आई। जब समर ने देखा कि अरे प्रभा के अंदर में इतना धैर्य, इतना पेशेंस है, तो वह विस्मय करते हुए, सरप्राइज होते हुए, विस्मय मतलब सरप्राइज, विस्मय करते हुए उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ प्रभा कि तुम इतना मुसीबत सहती हो,
फिर भी तुम्हारे मन में कभी हार मानने की फीलिंग आती है कि नहीं? हार मानने की भावना जागती है या नहीं? प्रभा ने कहा कि मुसीबतें सहते सहते उसका डर दूर हो गया और अपनी इस अध्यापिकाओं जैसी भाषा पर वह लजाकर नीचे देखने लगती। प्रभा ने कहा कि मुझे डर सहते सहते मुसीबत सहते सहते डर समाप्त हो गया है। कहने का मतलब कि उसने इतनी ज़्यादा मुसीबतें सह ली हैं कि अब मुसीबतों से उसे डर नहीं लगता और उसको लगा कि मैं शायद किसी टीचर की तरह बोल गई, इसलिए शर्मा कर अपना सिर नीचे कर लेती है। समर ने यह कहकर कि वह हारा नहीं है, दोनों हाथों से उसके दोनों कंधे पकड़कर प्रभा का सिर उठाया तथा दोनों रोमांचित हो गए। कहने का मतलब यह है कि तो समर ने भी कहा कि मैं भी हारा नहीं हूँ, मैं भी मुसीबत से हारा नहीं हूँ। और उसने अपने दोनों हाथ प्रभा के कंधों पर रखकर और प्रभा के सिर को उठाया और दोनों के दोनों खुश हो गए। तो इस तरह से हमारा 7वां पाठ भी समाप्त होता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी वीडियो को देखें तो उस वीडियो को देखने के पहले उसके पहले वाले वीडियो की आखिरी 2-4 लाइन हमें सुन लेना चाहिए ताकि आगे वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन उसमें हो जाए और समझ में आए। यदि हम पीछे वाले वीडियो का 4-5 लाइन नहीं सुनेंगे और सीधे आगे वाला वीडियो सुनना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें कि जब भी हम यदि वीडियो नंबर 6 देख रहे हैं तो हमें वीडियो नंबर 5 का 2-4 लाइन या ऐसे कह लीजिए एक पैराग्राफ हमें देख लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हमें वह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फिलहाल इतना ही।